तो तुम लोग क्लास 10th में आ गए हो और सिविक्स की बुक उठाई और पहला चैप्टर तुम्हारे सामने मजेदार ताजा ताजा है, पावर शेयरिंग। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहां से। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये सब इसी चैप्टर से आते हैं। और इसको अगर एक बार ध्यान से समझ जाओगे तो इस चैप्टर को कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस समझने का खेल है। इस वीडियो में हम लोग एनिमेशंस के साथ में मूवी की तरीके से अच्छे से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब भी देखते हुए चलेंगे और आसान शब्दों में, ज्यादा हम अंग्रेजी का चमत्कार नहीं दिखाएंगे, आसान शब्दों में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो क्या हाल है पढ़ ले गैंग, दिस इज योर एजुकेटर नरेंद्र पाठक और आज के इस वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर धुआं धुआं कर देंगे। यार क्लास 9th में जब तुम उसको देख रहे थे तो एनसीईआरटी बुक अगर ध्यान से देखे होते तो तुम्हें पता चला होगा कि हमने डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस पढ़े। हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी वर्क कैसे करती है, डेमोक्रेसी क्या है, कैसे है, इलेक्शंस कैसे होते हैं। क्लास 9th में ये सब हम लोग निपटा के आ चुके हैं। अब आए हैं हम लोग क्लास 10th में। 10th की सिविक्स में हम लोग क्या कर पढ़ेंगे? हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी लोगों से कैसे इंटरेक्ट करती है। हम लोग एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन डेमोक्रेसी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रहते हैं, ये सब हम लोग इस क्लास 10th में पढ़ेंगे। ये है हमारा पहला चैप्टर, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि भाई पावर शेयरिंग है क्या है, तो उसकी नीड क्या है, और अगर उसकी नीड है तो ऐसी कंट्रीज जिन्होंने पावर शेयरिंग को ऐसा ठुकरा दिया है उनके साथ क्या हुआ, ये सब हम लोग केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब देखो यार, चैप्टर में जाने से पहले सबसे पहले समझो कि पावर शेयरिंग वर्ड का मतलब क्या है। अगर हम लोग वर्ड को देखें तो पावर शेयरिंग, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि भाई पावर को शेयर कर देना। लेकिन हम लोग पावर शेयरिंग कर क्यों रहे हैं भाई? पावर शेयर करने से क्या फायदा है? डेमोक्रेसी में हमारे अब्राहम लिंकन चाचा ने बोला था कि डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब यहां पर ये जो पीपल है कोई एक इंसान तो है नहीं, ये तो लोगों से बनता है। तो अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो भी तो लोगों में बंटना चाहिए, शेयर होना चाहिए। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा होगा। जॉन एलिया ने कहा है कि कौन समझाए बस बातों से, सभी को एक हादसा जरूरी है। क्रिकेट पैड्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिकेट खेलते वक्त, ये तुम्हें कोच समझाए तो समझ नहीं आता। बट वहीं अगर तुम्हें एग्जांपल दिखता है कि भाई इसने बिना पैड्स के, बिना सिक्योरिटी पैड्स के खेला था, पैड टूट गया, 10 दिन तक चल नहीं पाया, तब तुम्हें समझ में आता है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है। एनसीईआरटी को भी ये पता है भाई, इसी वजह से उसने हमें शुरू में ही 2 कंट्रीज का एग्जांपल दिया है, केसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये दोनों भाई छोटी छोटी चुटपुटिया से कंट्रीज हैं। एक यूरोप की छोटी कंट्री है और एक है जो हमारे कदमों में, मतलब इंडिया के जस्ट नीचे हम लोग को श्रीलंका देखने को मिल जाता है। अब इनके बारे में क्यों पढ़ना है? देखो यार, यहां पर ना बहुत अतरंगी सी एथनिक कंपोजिशंस थी, अभी भी हैं दोनों कंट्रीज में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स भी थे। एथनिक, अरे भैया ये एथनिक क्या है? अब एथनिक का सबसे पहले मतलब समझो। देखो यार, जब तुम लोग स्कूल में प्रेयर करने जाते हो, असेंबली ग्राउंड में असेंबल होते हो, तो देखते होगे कि झुंड बन जाते हैं। क्लास 6 के बच्चे 6 वालों के साथ में, 7th के बच्चे 7th वालों के साथ में, तुम अपने क्लास के गैंग में हो। अब वहां पर ये जो झुंड बने वो किस बेसिस पे बने? क्लास के बेसिस पे, कि हाँ भाई मैं 6th क्लास में हूं, तुम भी 6th क्लास में हो, तो आओ साथ में रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही जगह से तो आते हैं, एक ही जगह जाना भी हम लोग को, क्लास 6 में जाएंगे। ऐसे ही जब स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं तो मैंने रेड टी शर्ट पहनी है, तुम अगर रेड टी शर्ट पहने हो तो भले ही मैं तुम्हें ना जानता हूं, तुम जूनियर हो सीनियर हो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी टीम से हो। एक सेंस ऑफ यूनिटी, एक सेंस ऑफ वननेस हमारे अंदर रहती है। अब भैया एथनिसिटी क्या है ये तो बता दो। तो देखो यार, जैसे हमें क्लास से एक सेंस ऑफ वननेस वाली फीलिंग आई, जैसे हमें एक हाउस से सेंस ऑफ वननेस वाली फीलिंग आई, जब वो सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ वननेस वाली फीलिंग कल्चर से आने लग जाती है, उसे हम लोग एथनिसिटी कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि रिलीजन के बेसिस पे आए, नहीं है कि नेशनैलिटी के बेसिस पे आए, हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे भी एक दूसरे को कॉमन समझ सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। अरे सही पकड़ रहे हो बच्चा, यहीं पर बैठ के हम बातें करते हैं देश विदेश की। पुतिन को बताते हैं, फिर बताते हैं कि बाइडेन का आएगा सरकार की, ट्रंप का आएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? तो यार अब जैसे चाचा को कोई एक ऐसा इंसान दिखा जिसने उन्हीं के जैसे कपड़े पहन रखे हैं, बोलचाल भी उन्हीं के जैसी है, तो उन्हें लगा भाई ये तो मेरे फैमिली का मेंबर है। उन्हें लगा कि भाई ये तो मेरे ही जैसा है। एक कॉमन फीलिंग आई उन्हें, एक सेंस ऑफ यूनिटी आई। अब जैसे ये सेंस ऑफ यूनिटी कल्चर के बेसिस पर,
पहनावे के बेसिस पर, बोलचाल के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर जब ये आती है तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये सेम एथनिक ग्रुप है। जैसे चाचा को लगा कि वो सेम एथनिक ग्रुप का इंसान है, वो उनके फैमिली का इंसान है। अब चाचा को तो नहीं पता ना किस देश का वासी है वो, क्या पता वो वहीं के हो। तो ये डिपेंड नहीं करता नेशनैलिटी के ऊपर, ये डिपेंड नहीं करता तुम्हारे रिलीजन के ऊपर, ये डिपेंड करता है तुम्हारा फिजिकल टाइप कैसा है, तुम्हारा रहन सहन, बोली भाषा ये कैसी है, कल्चर कैसा है। इससे हमें एथनिक कंपोजिशन का पता चलता है, एथनिक ग्रुप का पता चलता है। मान लो तुम 10 लोग हो और दिल्ली में रहते हो, जब तुम साउथ इंडिया में जाओगे, तमिलनाडु में, और एक ऐसे रूम में जाओगे जहां पर तमिलनाडु के भी काफी लोग हैं, तो हम ये कह पाएंगे कि यहां पर 2 एथनिक ग्रुप के लोग हैं, एक जिनकी बोली भाषा हिंदी है और वो अलग टाइप के पहनावा है, और एक जो साउथ इंडिया से हैं जिनका अलग टाइप की बोली भाषा है, अलग टाइप का पहनावा है। तुम उन 10 लोगों के साथ अपने आप को ज्यादा रिलेटेबल फील कर पाओगे, कनेक्टेड फील कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कल्चर सेम है। वैसे ही सेम साउथ इंडिया के लोग भी अपने आप को ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे। इसे ही हम लोग कहते हैं एथनिक ग्रुप। जब हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर, जब हम लोग कल्चर के बेसिस पर, रहन सहन के बेसिस पर, बोली भाषा, कपड़े के पहनावे, खाना खाने के तौर तरीके के बेसिस पर एक दूसरे को कनेक्टेड फील करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, तब हम लोग उसे कहते हैं एक एथनिक ग्रुप। और याद रखना, यहां पर सेम रिलीजन और सेम नेशनैलिटी होना जरूरी नहीं है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। एथनिसिटी का क्या मतलब हुआ? इट इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। पीपल बिलोंगिंग टू वन एथनिक ग्रुप बिलीव ऑफ देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल टाइप एंड कल्चर, और बोथ। यहां पर रिलीजन और नेशनैलिटी का कोई रोल नहीं है। अब बेल्जियम की बात करते हैं, ठीक है? बेल्जियम को भूले तो नहीं। तो ये रहा अपना बेल्जियम, प्यारा सा है, सुंदर सा है, ठीक है? अब कुछ कंट्रीज होती है ना जो ऐसे फेमस होती हैं, तो उनको बताने के लिए कहां पे हैं, एनसीईआरटी माता ने हमें 4 और कंट्रीज बताएंगे कि आसपास ये वाली कंट्री है, इससे पता चल जाएगा तुम्हें कहां पे है। तो हमारे पास तो मैप है, चलो देखते हैं। तो बेल्जियम बीच में, ऊपर है नीदरलैंड, नीचे है फ्रांस। फ्रांस तो भाई इतना फेमस है, क्लास 9 में भी पढ़े हो ना। तो फ्रांस है नीचे, और एक तरफ है जर्मनी, और उसके नीचे है लग्जमबर्ग। छोटा सा बाउंड्री शेयर होती है। ये टोटल 4 देश हैं जिससे बाउंड्री शेयर होती है। अब मैंने ये क्यों बताया? पहली बात तो एनसीईआरटी में भी लिखा है, दूसरी बात ये तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें में से कौन सी कंट्री बेल्जियम की पड़ोसी नहीं है। तो एमसीक्यू में तुम्हें सिलेक्ट करना होगा। तो इन चारों को हम लोग को याद करना है। उसके लिए एक निमोनिक भी बताऊंगा। उससे पहले ये समझो कि मैंने तुम्हें मैप में क्यों दिखाया। इसे बताने को तो मैं वैसे भी बता सकता था। अब देखो, इससे ना इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेल्जियम का केस है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा इसी मैप से। देखो, यूरोपियन जो कंट्रीज होती है ना, वो एक टाइम पे एक दूसरे से कनेक्टेड ही थी। तो बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस एक टाइम पर एक ही देश हुआ करते थे। अब यहां पर जो बोली भाषा है वो एक दूसरे से इनकी मिलती जुलती है। तो नीचे फ्रांस है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है ना। इसी वजह से जो हमारा सदर्न बेल्जियम है वहां पर मैक्सिमम लोग फ्रेंच बोलते हैं, और जो हमारा ऊपर वाला रीजन है वहां पर वो किससे कनेक्टेड है? नीदरलैंड से। तो नीदरलैंड में डच बोली जाती है। इसी वजह से जो हमारा नॉर्दर्न इलाका है, बेल्जियम का नॉर्दर्न जो हिस्सा है, वहां पर डच बोली जाती है। और एक साइड जर्मनी से भी तो कनेक्टेड है, तो जर्मनी भी कनेक्टेड है। इसी वजह से वहां के जो जर्मनी बॉर्डर के तरफ के लोग हैं वो 1% लोग बोलते हैं हमारा जर्मन भी। समझ गए? ये जो हमारा मैप है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें साफ साफ हमको दिख रहा है कि ऊपर वाला जो येलो रीजन है वहां पर डच लोग रहते हैं। येलो रीजन जो दिख रहा है वो डच लोगों को दिखाता है। नीचे जो रेड रीजन है वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, और जो शेडेड पोर्शन है वहां पर 1% जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं। अब इस रीजन का प्रॉपर नाम भी दिया गया है। ऊपर वाला जो रीजन है जो येलो कलर से है उसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। अब बेल्जियम में ना सारी चीजें उल्टी पुल्टी होंगी अभी आगे चल के, इसी वजह से फ्रेंच स्पीकिंग जगह को फ्लेमिश नहीं बोला गया, डच स्पीकिंग जगह को फ्लेमिश बोला गया। तो एग्जाम में कैसे याद कर लोगे कि कौन से रीजन को क्या बोला जाता है? तो F फॉर फ्लेमिश, F फॉर फ्रेंच, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि बेल्जियम में तो सब अभी उल्टा पुल्टा होने वाला है। तो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच लोग, और जो नीचे वाला रीजन है जो लाल रंग से शेडेड है वो वॉलून रीजन कहलाता है, और वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। अब यार यहां पर ना एक छोटी सी दिक्कत थी। जैसे हमारे कंट्री में हिंदू मुस्लिम कभी कभी होता रहता है ना, कभी कभी थोड़ी बहुत टकरार हो जाती है, वैसे ही वहां पर भी ये टकरार थोड़ी बहुत थी दोनों स्पीकिंग लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि ये जो डच स्पीकिंग लोग हैं ना वो मेजॉरिटी में थे। 59% लोग थे यहाँ पर डच बोलने वाले, और वो थे गरीब बेचारे। मतलब इन कंपैरिजन टू फ्रेंच स्पीकिंग जो बस 40% थे, उनके पास कम पैसा था। वहीं फ्रेंच स्पीकिंग लोग समृद्ध थे, उनके पास
पास एजुकेशनल फैसिलिटीज पहले आ चुकी थी, इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छी थी वहां की, और वहां पे मतलब कुल मिला के अच्छा ही अच्छा था सर। अब जो हमारे मेजोरिटी में लोग हैं वो थोड़े बहुत गुस्से में आ गए कि भाई ऐसा कैसे, हम मेजोरिटी में, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, उन्हें पहले कैसे मिल गई। इसी वजह से थोड़ी बहुत टकरार होने लग गई थी, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे। अब 1950s और 60s के टाइम पर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गए, क्योंकि मैंने जो कहा ना उल्टा पुल्टा है बेल्जियम में, वो ये है कि जो हमारा मैप है उसमें एक बीच में तुम लोग को ऑरेंज कलर का छोटा सा छेद दिख रहा है, वो वहां की राजधानी है। वहां की राजधानी में उल्टा हो गया, जो डच स्पीकिंग लैंग्वेज जो मेजोरिटी में है पूरे देश में, वो भाई वहां पे बुरी तरीके से माइनॉरिटी में थी, और जो फ्रेंच माइनॉरिटी में पूरे देश में, वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में है अच्छी खासी। फ्रेंच स्पीकिंग लोग कैपिटल सिटी में 80% थे और डच स्पीकिंग बस 20%। तो भाई कैपिटल सिटी में तो ये लोग जो डच वाले हैं जो 59% पूरे देश में है, वो बस 20% है, तो उनके साथ भी मतभेद होने लग गई। जो सिटी है कैपिटल सिटी, वहां पे भी थोड़े बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए, पूरे देश में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए। ये समस्या है। ये भाई अपना जो हरियाणा है ना भाई वाला, उससे छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन में आधी है। हरियाणा में तो भाई 2-3 करोड़ लोग हैं और बेल्जियम में सिर्फ 1 करोड़। समझ रहे हो कितने छोटे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब आओ ऐसी एक और छोटी कंट्री देखते हैं जो कि है श्रीलंका। तो वहां पर भी ना लैंग्वेज के बेसिस पे 2 एथनिक ग्रुप बन चुके थे, एक सिन्हाला स्पीकर्स और एक तमिल स्पीकर। सिन्हाला एक लैंग्वेज है, जैसे जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, वैसे सिन्हाला भी एक लैंग्वेज, और तमिल को तो तुम लोग जान ही रहे हो, अपने साउथ साइड में भी चलती है। तो सिन्हाला स्पीकर्स थे वहां पर 74%। 74 समझ रहे हो, बेल्जियम में तो 60-40 का केस था, यहां पर 74% सिन्हाला स्पीकर्स थे। और सेंट्रल पार्ट में, श्रीलंका के सेंट्रल पार्ट में ये लोग रहते थे, और थोड़ा जो हमारा बॉटम इलाका है साउथ साइड, वहां पर भी ये लोग रहा करते थे। अब तमिल स्पीकर्स थे हमारे 18%। 18% में भी 13% ऐसे लोग थे जो वहां के नेटिव स्पीकर्स थे, नेटिव तमिल स्पीकर्स जो पहले से वहां पे रह रहे हैं श्रीलंका में। और बाकी 5% इंडिया से आए हुए लोग थे। इंडिया से क्यों आए थे? क्योंकि जब पहले ब्रिटिशर्स आते थे तो वो टी के प्लांटेशन के लिए लोगों को इंडिया से उठाकर श्रीलंका ले आए थे, तो जो रह गए वो वहीं पे थे। तो टोटल 18% ये लोग कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये है अपने श्रीलंका का मैप। आओ देखते हैं कि किस रीजन में कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। तो ये जो बीच में तुम्हें येलो रीजन दिख रहा है ना, वहां पर रहते थे सिन्हाला स्पीकर्स, और ये थे 74%। मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी में थे। जो नदर्न इलाके में और ईस्टर्न श्रीलंका में तुम लोग को ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी दिख रही है ना, वहां पर रहते थे तमिल स्पीकर्स। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो नेटिव तमिल स्पीकर जो 13% थे, याद आया, 18% टोटल तमिल स्पीकर्स थे, उसमें से 13% लोग नेटिव थे, वहीं के लोग थे। तो ये लोग यहां पर रहते थे। और जो बीच में तुम लोग को यहां पर ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश सा रीजन दिख रहा है ना, वहां पर बाकी बचे जो 5% इंडियन तमिल्स थे वो रहते थे। ठीक है, तो हमारे 74% हो गए सिन्हाला स्पीकर्स, 18% हो गए तमिल स्पीकर्स, साथ में कंट्री में 7% और भी लोग थे जो कि क्रिश्चियंस थे मोस्टली, जो दोनों लैंग्वेज बोलते थे। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग 7% प्लस 74% प्लस 18% कर दें तो 99% बनता है। अब बोलोगे 1% कहां गया? तो यार 1% ना वहां की लोकल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, कुछ पोर्टुगीज, कुछ ब्रिटेन से आए हुए लोग जो मतलब कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, वो 1% लोग में। तो इसे एनसीईआरटी ने इग्नोर कर दिया है, तो हम लोग भी इग्नोर करके चलेंगे, एग्जाम में ये नहीं आएगा। हम लोग किस पे फोकस करेंगे? पहले ये देखो, 74% सिन्हाला स्पीकर्स और 18% तमिल स्पीकर्स। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में घमासान होगा। लेकिन अब इनके रिलीजन्स क्या थे, चलो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो स्टोरी है, वो रिलीजन के बेसिस पे भी डेवलप होगी। तो 74% जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो थे बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, और जो 18% तमिल्स हैं वो मोस्टली हिंदू और मुस्लिम्स थे। बाकी 7% तो पता ही है क्रिश्चियंस थे जो दोनों लैंग्वेज बोलते थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज इमेजिन करो, सोचो अगर दोनों कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, दोनों कंट्रीज में मेजॉरिटी एक लैंग्वेज को है, तो गवर्नमेंट किसका सपोर्ट करेगी? उसी का सपोर्ट करेगी ना जहां से ज्यादा वोट्स मिलने हैं, मेजॉरिटी का सपोर्ट करेगी। तो अब सोचो अगर गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी का अंधाधुंध सपोर्ट करने लग जाए, सारी बातें मानने लग जाए, सारे लॉज, सारे पॉलिसीज उन्हीं के फेवर में लाने लग जाए, तो क्या होगा? इमेजिन करो, आगे आने वाले चैप्टर के 2 पोर्शंस में हम लोग यही देख रहे होंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ और बेल्जियम में क्या हुआ। चलो यार श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि श्रीलंका एकदम तड़कता भड़कता सा टॉपिक है। श्रीलंका में फॉलो होती है मेजॉरिटेरियनिज्म। भाई ये वर्ड इतना बड़ा है, इसका मतलब उससे ही ज्यादा छोटा है। सिंपल है, जब किसी भी कंट्री में जो मेजॉरिटी है वो ये सोचती है कि भाई हम ही सर्वे सर्वा हैं,
हमारे अलावा और किसी की नहीं चलनी चाहिए, हमारे फेवर में सारे काम होने चाहिए और माइनॉरिटी के जो भी इंटरेस्ट हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है मेजॉरिटेरियन। इट इज अ बिलीफ ऑफ द मेजॉरिटी दैट एवरी लॉ, एवरी पॉलिसी शुड बी इन द फेवर ऑफ मेजॉरिटी। दे कैन रूल द कंट्री विच एवर वे दे वॉन्ट एंड इग्नोर माइनॉरिटी। इसी को हम लोग कहते हैं मेजॉरिटेरियन। अब हमारे जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, वो चौड़ में आ गए और उन्होंने सरकार बनाई। सरकार सिन्हाला लोगों की बात मानेगी क्योंकि 74% में वही थे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1948 से। श्रीलंका आजाद होता है और आजादी के कुछ ही सालों बाद हम लोग ये देखने लग जाते हैं कि जो मैक्सिमम डिसीजन है वो मेजॉरिटी के फेवर में आने लग गए। 1956 में एक धमाकेदार एक्ट आ गया जिसमें सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। अब भाई 18% तो तमिल लोग भी थे, उनका क्या होगा? छोड़ो, मेजॉरिटी में तो हम लोग हैं। सिन्हाला वालों ने ये सोचा और भाई 74% के साथ उन्हें ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। अब आने वाले कुछ सालों में क्या होता है, मेजॉरिटी और रंग दिखाती है। कुछ सालों में प्रेफरेंशियल पॉलिसीज आने लग जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी और बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोगों के लिए होती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स और इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस बुद्धिज्म और सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों को ज्यादा मिलने लग जाते हैं। तमिल स्पीकर जो थे वो बेचारे साइडलाइन होने लग गए, उन्हें एलियनेट कर दिया गया और सरकार ने स्पेशल लॉज लाए जिससे बुद्धिज्म प्रोटेक्ट और फॉस्टर हो। कॉन्स्टिट्यूशंस नए नए आने लग गए जिसमें बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने को कहा गया। अब जो हमारे तमिल स्पीकर्स थे वो बेचारे अपने आप को अलग समझने लग गए, उनको इंक्लूड नहीं किया गया, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलना बंद हो गई। उन्हें लगा कि हमें अब मार्जिनलाइज किया गया है। तो 1956 के एक्ट के बाद कौन कौन से मेजर 3 चेंजेस हुए? 3 पॉइंट्स में चलो देखते हैं। पहला पॉइंट, 1956 एक्ट के तहत सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, यार भैया याद नहीं होते ये तीनों पॉइंट, क्या करें? तो उसके लिए एक निमोनिक समझो। हमें 3 वर्ड्स याद रखने हैं। लंका बिगड़ गई। लंका बिगड़ गई, बिगड़ ही तो रही है भाई। जब मेजॉरिटी की बात मानेगी तो बिगड़ ही गई है, आगे और भी बिगड़ेगी। सो लंका की बिगड़ने की स्टार्टिंग कहां से होगी? लंका बिगड़ गई से ही होगी। लंका में जो एल है इसका मतलब लैंग्वेज। तो फर्स्ट पॉइंट लैंग्वेज से रिलेटेड है कि सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। बिगड़ गई, बी का मतलब क्या है? यहां पर हम लोगों को बी का मतलब दिया गया है कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर करने की बात करने लग गए। बुद्धिज्म से रिलेटेड सारे लॉज आने लग गए कि भाई बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करो और बाकी जो रिलीजन है उन्हें हटा दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। और गई, जी मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो प्रेफरेंशियल होने लग गई। बुद्धिज्म सिन्हाला को सपोर्ट करने लग गई और तमिल और बाकी जो रिलीजन्स थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया। अब इन तीनों पॉइंट्स का रिजल्ट क्या हुआ, इंपैक्ट क्या पड़ा लोगों पर, तो चलो वो देखते हैं। तो इंपैक्ट तो देखो, मेजॉरिटी वाले तो खुश थे, लेकिन जो माइनॉरिटी में है अपने, जो 18% तमिल्स हैं, उनको फीलिंग ऑफ एलियनेशन होने लग गई। उन्हें लगा कि हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, अकेला अकेला वाली फीलिंग आने लग गई। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट भी उन्हें नहीं सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि जो टॉप मेजर पोस्ट थी पॉलिटिकल पार्टीज की, उन पर बुद्धिस्ट और सिन्हाला लीडर्स थे और वो इनसेंसिटिव थे। इनकी ना कोई बात सुनते थे, ना इनके लिए कोई काम करते थे। थर्ड पॉइंट, यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे सपोर्ट करना चाहिए था तमिल्स को, वो भी उनसे दूर हटता हुआ उन्हें दिखने लग गया। उन्हें ये लगने लग गया कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंज हो रहे हैं, अब वो उन्हें इक्वल राइट नहीं दे रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया। जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्हें एडमिशन मिलना बंद हो गया। तो ये दिक्कत थी जो उन्हें झेलनी पड़ी 1956 के एक्ट के बाद में। अब आओ देखते हैं कि इन्होंने उसका विरोध कैसे किया। अब भाई आग इतनी भड़क गई है, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो कुछ विरोध तो करेंगे। तो चलो उसे भी 3 पॉइंट में देख लेते हैं। रिटेलिएशन कैसे हुआ? पहला पॉइंट, जो तमिल लोग थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए, रैलीज निकालना शुरू किया, जिससे कि तमिल्स को, जो तमिल लैंग्वेज है उनकी प्यारी तमिल लैंग्वेज, उसे एटलीस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो लोग घोषित कर दें, एटलीस्ट तमिल को एक जगह मिले। दूसरा पॉइंट, एटलीस्ट रीजनल ऑटोनॉमी तो मिले, अगर पूरे देश में नहीं तो नॉर्थ और ईस्ट साइड में, जहां पर उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर उन्हें इंडिपेंडेंस मिले, वहां पर इक्वल राइट मिले, वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, उसकी मांग शुरू हो गई। और थर्ड पॉइंट कि 1980s तक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई जिन्होंने मांग करना शुरू किया कि भाई अब तो तुम देने से रहे कुछ, हमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो, हमें कम से कम थोड़ी आजादी दे दो, एक इंडिपेंडेंट इलाम दे दो। इलाम मतलब होता है स्टेट। तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट
तमिल इलाम की मांग करना शुरू कर दिया, जिससे कम से कम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए, जिससे कम से कम उन्हें जो दिक्कतें हैं उससे थोड़ी बहुत आजादी मिले। सो ये 3 थे रिटेलिएशन। पर क्या ऐसा हुआ? क्या इनकी बातें मानी गई? जो इनकी 3 दिक्कतें थी क्या वो मानी गई? तो गवर्नमेंट ने उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे वो तुम्हें इग्नोर करती है, सीन पर छोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके इसका क्या रिजल्ट होगा भाई? एक कम्युनिटी को तुम मारते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? सिविल वॉर। वही जो कैप्टन अमेरिका के साथ हुआ था। यार सिविल वॉर क्या होती है? जब किसी एक कंट्री के अंदर लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, उसी कंट्री के लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, तो उसे हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। तो श्रीलंका में भी सिविल वॉर होने लग गई। दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में भिड़ने लग गए, लात जूते सब चलने लग गए और हजारों लोग भाई मारे तक गए। पूरे आग फैल गई श्रीलंका में। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? कल्चरल लॉस, इकोनॉमिकल लॉस, और कितना ज्यादा वहां पे लोगों का लॉस हुआ ये हम लोगों को देखने को मिलता है। ये आग 2009 तक चली और 2009 में फाइनली सिविल वॉर थोड़ी थमी, थोड़ी शांत हुई। पर आज तक तुम लोग देख सकते हो कि श्रीलंका में आए दिन दंगे वगैरह होते रहते हैं, सिर्फ इसी बात पर। किस बात पर? मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से। जब मेजॉरिटी अपने ही रूल चलाने लग जाती है, माइनॉरिटी को इग्नोर कर देती है, तो ये शुरू में तो अच्छा लगता है, शुरू में तो भाई सब मजा आती है कि हाँ जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? सिविल वॉर्स हो जाती हैं, जो देश की यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये तो रहा अपना श्रीलंका का पूरा कर्मकांड। क्या क्या हुआ अब देखें क्या कि ब्रुसेल्स में क्या हुआ है। तो देखो यार, ब्रुसेल्स और बेल्जियम, ये जो हमारा केस था ना, जो ऊपर नीचे उल्टा सीधा वाला जो केस था, मेजॉरिटी इधर है माइनॉरिटी उधर है, इन्होंने भी अपनी जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली दिक्कत थी, जो टेंशन थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसे दूर करना चाहा। और कैसे किया? इन्होंने एक नया पाथ अपनाया, जो कि था एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाला पाथ। 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, मतलब एडिट किया गया, नए नए उसमें क्लॉज लाए गए, नए चेंजेस लाए गए, जिससे कि दोनों कम्युनिटीज अच्छे से हार्मनी के साथ एक साथ रह पाए। इसे ना एकोमोडेशन इन बेल्जियम कहा जाता है। एकोमोडेशन मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। जैसा मैंने बताया ना कि इन्होंने दूसरा पाथ अपनाया, श्रीलंका वालों ने तो एक पाथ अपनाया था मेजॉरिटेरियनिज्म वाला, इन्होंने अकोमोडेशन का पाथ अपनाया, सबको साथ लेकर, सबको स्पेस देकर चलने का इन्होंने काम किया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ बेल्जियम ने अपने माइनॉरिटी मेजॉरिटी की दिक्कत के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे उन्होंने छुटकारा पाया। सो पहला पॉइंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, उन दोनों का नंबर सेम रहेगा। और ये साफ साफ बता दिया गया कि कोई भी बड़ा डिसीजन देश का यूनिलेटरली नहीं लिया जाएगा। मतलब कि कोई एक कम्युनिटी कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएगी जब तक दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स मेजॉरिटी में किसी डिसीजन का सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बड़ा चेंज देश में नहीं आ पाएगा। दूसरा पॉइंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट में बांटी गई, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा और पावरफुल बनाया गया, और जो दोनों रीजन्स थे वहां पे अलग सेपरेट गवर्नमेंट्स बनाई गई। तीसरा पॉइंट, ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो जूनियर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबऑर्डिनेट नहीं रहेंगी, उनकी भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रहेगी, वो भी अपने लोगों के साथ जैसे चाहे वैसे लॉज बना सकती हैं, काम कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट, ये जो हमारा ब्रुसेल्स था ना, जहां पर सब उल्टा पुल्टा था, वहां पर क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज थी तो वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। और वहां पर फ्रेंच जो कम्युनिटी थी, जहां पर 80% जिनकी पॉपुलेशन थी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुई, इक्वल मिनिस्टर्स बने। यहां पर फ्रेंच ने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? क्योंकि डच वाले तो देश में भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, 60% उनकी पॉपुलेशन थी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, 50-50 पे वो माने, तो 50-50 पर ये भी मान गए। फिफ्थ, एक नई टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई जो की थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें हर एक लैंग्वेज को लोग अपने अपने लीडर्स इलेक्ट करते थे जो उनकी बात को उठाते थे। यहां पर तीनों लैंग्वेजेस को लोग, जर्मन, फ्रेंच और डच, ये तीनों लोग चाहे कहीं भी हो देश में, ये सब अपने अपने लीडर्स इलेक्ट करते थे और कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म होती थी, जो कि इन तीनों लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी एजुकेशनल इशू है, कोई भी कल्चरल इशू है, या फिर कोई भी इशू है जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसको ये सॉल्व किया करते थे। ये कंप्लीटली लैंग्वेज बेस्ड गवर्नमेंट थी, जिनका काम था एजुकेशनल, कल्चरल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना। मस्त प्लान है।
तो यार बेल्जियम ने तो ये 5 पॉइंट करके अपने जो देश के लोग थे सबके अंदर एक हार्मनी लाई, अपने देश के लोगों को कनेक्ट किया। और एक एग्जांपल दिखाता हूं कि बेल्जियम ने किस हद तक पावर शेयरिंग की थी, किस हद तक माइनॉरिटीज को बुरा ना लगे, माइनॉरिटीज को साथ लेके चलने की कोशिश की थी। जब तुम लोग वहां के साइन देखोगे ना, बेल्जियम के, ब्रुसेल्स के, जहां पर भी जाओ तुम, वहां पर साइन देखोगे, रोड के साइंस होते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की कोई नोटिस होगी, वो तुम्हें दोनों लैंग्वेज में छपी हुई मिलेगी, जिससे कि किसी भी लैंग्वेज को लेफ्ट आउट फीलिंग ना हो, किसी भी लैंग्वेज को ये ना लगे कि उसके साथ बुरा हो रहा है। हमें यहां तक यूनिटी मेंटेन करने की जरूरत है। जब तक हम लोग यहां तक यूनिटी मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी माइनॉरिटी को हक नहीं देंगे, तब तक हम लोग साथ मिलकर नहीं चल पाएंगे। तो हम लोगों ने दोनों कंट्रीज के एग्जांपल्स देखे और हम लोगों ने देखा कि आखिर एक कंट्री जिसने माइनॉरिटीज को अंडरमाइन किया, माइनॉरिटीज को इग्नोर किया, उसके साथ क्या हुआ, और एक ऐसी कंट्री जिसने सबको साथ लेकर चला, उसके साथ क्या हुआ। तो इससे हम लोग को क्या सीख मिलती है? इससे हम लोग को यह पता चलता है कि कंट्रीज की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमारे माइनॉरिटीज का भी हमारे साथ होना जरूरी है, वरना सिविल वॉर और देश के बंटने तक की नौबत आ जाती है। हम लोग ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल ना। इसमें पीपल सिर्फ मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी भी है। जब तक सबका साथ नहीं होगा तो हम लोग अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये था हमारा पूरा केस स्टडी बेल्जियम और श्रीलंका का। इससे हम लोगों को जो पावर शेयरिंग है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। तो चलो अब एनसीईआरटी की भाषा में देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों सब लोग उसे पसंद करते हैं, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब ये एग्जाम में 3 नंबर के लिए भी आ जाया करता है। इसमें हम लोगों को बताना है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। इसके ना 2 रीजंस हैं, पहला प्रूडेंशियल और दूसरा मोरल रीजन। अब प्रूडेंशियल मतलब होता क्या है और मोरल इसका मतलब क्या है, एक एक करके देखते हैं। देखो यार, प्रूडेंशियल मतलब होता है एक्चुअल रीजंस, ऐसे रीजंस जो डायरेक्टली आउटकम्स शो करते हैं, ऐसे रीजन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, उसे हम लोग प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। और ऐसे रीजन जो बुकिश रीजन है, जो मोरालिटी के बेसिस पे सही है, जो अगर हम लोग ह्यूमनिज्म के बेसिस पे देखें तो भी सही है, ऐसे रीजंस को हम लोग मोरल रीजन कहते हैं, जो थोड़े बुकिश, प्रैक्टिकल उतने नहीं है, बुकिश है। तो चलो देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन क्या है। प्रूडेंशियल रीजन में हमारा पहला रीजन ये हो जाएगा कि ये 2 सोशल ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। क्या रोकता है? पावर शेयरिंग 2 सोशल ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट्स होने से रोकता है, क्योंकि दोनों सोशल ग्रुप्स को पावर मिल जाती है तो दोनों खुश हो जाते हैं। जैसे पिज्जा मिलने से तुम लोग खुश हो जाते हो। दूसरा पॉइंट, ये इंश्योर करता है कि उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। हम लोगों ने देखा श्रीलंका में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, क्लैश हो गया, सिविल वॉर हो गया। अगर पावर शेयरिंग होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। तीसरा पॉइंट कि ये जो मेजोरिटी का रूल है ना, वो शुरू में तो अच्छा लग सकता है, शुरू में तो मजा आ सकती है, बट कुछ समय बाद वो फिर कन्वर्ट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट में, कन्वर्ट हो जाता है सिविल वॉर में, यहां तक कि देश की यूनिटी अंडरमाइन हो जाती है, देश के टूटने की नौबत आ जाती है। ये थे एक्चुअल रीजन, या फिर एनसीईआरटी की भाषा में बोले तो प्रूडेंशियल रीजन। क्वेश्चन आएगा कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, 3 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, जैसे भी है तुम पहले लिखोगे प्रूडेंशियल रीजन और उसके नीचे ये 3 पॉइंट। अब आओ देखते हैं मोरल रीजंस को। तो अपना पहला मोरल रीजन होगा कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसमें पीपल है भाई, कोई एक इंसान का नाम नहीं है। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो क्या कहती है कि लोगों की सरकार है और लोगों के लिए सरकार है। अब इसमें लोग जो हैं वही खुद अपने आप को इलेक्ट करते हैं और एक तरीके से अपने ही ऊपर रूल करते हैं। हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा, जो पहला हमारा पॉइंट है वो ये है कि पावर शेयरिंग इज द की स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है कि पावर किसी एक इंसान के पास नहीं, सबके पास रहेगी। दूसरा, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग खुद अपने ऊपर शासन करते हैं, लोग खुद अपने आप को रूल करते हैं। तो डेमोक्रेसी में लोगों को यह अधिकार होता है, द राइट ऑफ पीपल टू सिलेक्ट हुम गोना गवर्न देम। उनको गवर्न कौन करेगा, और अपने ऊपर रूल करने के लिए भी उन्हें एक राइट मिलता है। वो लोग खुद चूज करेंगे कि उनके ऊपर रूल कौन करेगा। डेमोक्रेसी में पावर उन लोगों में बांट दी जाती है जिनको उस पावर के साथ रहना होता है। मतलब डेमोक्रेसी में लोग जिनके ऊपर शासन हो रहा होता है, जिनको डिसीजंस इफेक्ट झेलने पड़ते हैं, वही लोग डिसाइड करते हैं कि उनके जो डिसीजन है वो लेगा कौन। वही लोग अपने लीडर सिलेक्ट करते हैं जो एट द एंड ऑफ द डे उनके ऊपर शासन करते हैं। अब यार एक छोटी सी विक्रम बेताल की स्टोरी तुम लोग को दी गई है खालिल्स डिलेमा में। डिलेमा क्या होता है कि जब सही और गलत एकदम क्लियर नहीं होता है,
उलझन होती है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, कुछ चीजें अपने आप सही होती है कुछ चीजें अपने आप गलत होती है, तो एक व्यू पॉइंट से हम लोग को देखना पड़ता है। खलील डिलेमा मतलब खलील बेचारा कंफ्यूज है, वो फैसला नहीं ले पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत। तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है कि विक्रम और बेताल, जैसे विक्रम जब चल रहा होता है तो बेताल उसके पीठ पे आके बैठ जाता है और उसको कहानी सुनाने लगता है, वैसे ही यहाँ पर हमारे विक्रम नए मॉडर्न है, बाइक चला रहे हैं और उनके पीछे आके बेताल बैठ जाता है और एक स्टोरी सुनाता है खलील की। खलील का क्या सीन है भाई, तो लेबनान एक जगह का नाम है, देश का नाम है, वहां पर सिविल वॉर हुई और सिविल वॉर होने के बाद बहुत खून खच्चर हुआ, सब एकदम तबाही तबाही मच गई और फिर वहां के लोगों ने पावर शेयरिंग का रास्ता अपनाया और ये डिसाइड किया गया जो टॉप मोस्ट पोस्ट है उसमें एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही रूल करेंगे। जैसे अगर कोई कैथोलिक क्रिश्चियन है वो जाकर प्रेसिडेंट बन सकता है, वो प्रेसिडेंट बनेगा, फिर ऐसे कोई मुस्लिम सुन्नी है, सुन्नी मुस्लिम है तो वो प्रेसिडेंट बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसे करके पोस्ट डिसाइड कर दी गई कि किस कम्युनिटी के लोग किस पोस्ट पर जाकर बैठेंगे और रूल करेंगे। इससे उन्होंने क्या वे निकाला कि सभी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, ठीक है। तो मतलब टॉप मोस्ट पोस्ट पे कौन बैठेगा ये ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया, किस कम्युनिटी के लोग बैठेंगे, जिससे सभी कम्युनिटीज को उन्होंने बता दिया कि हाँ आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, आप प्रेसिडेंट बनोगे, आप पार्लियामेंट के हेड बनोगे। सो ये सब प्रॉपर सेट कर दिया गया। अब खलील क्या है, अपना एक पॉपुलर आदमी है और एम्बिशियस आदमी है, तो वो चाहता है कि वो टॉप पोस्ट पर बैठ पाए। टॉप पोस्ट मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट पे वो बैठना चाहता है, पर उसको दिक्कत इस बात से है कि उसकी जो मदर है वो सुन्नी मुस्लिम है और जो फादर है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको कैथोलिक क्रिश्चियन होना था, बट अब उसकी फैमिली में कोई नहीं है जो उस रिलीजन को फुलफिल कर रहा हो, इसी वजह से उसे अपना रिलीजन पसंद नहीं आ रहा है और उसे अपनी फैमिली पसंद नहीं आ रही और वो कंफ्यूज है कि वो क्या करे। वो पूछता है अपने एल्डर से कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम लोग नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरह रहें, जैसे हर जगह पर चुनाव लड़के कोई इंसान कोई पोस्ट एक्वायर करता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, रिलीजन के बेसिस पे क्यों दिया जा रहा है, कम्युनिटीज को क्यों रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, जब मेरी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है तो मैं प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता। ये हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अब इतनी कहानी बेताल सुना ही रहा था कि डेस्टिनेशन आ जाती है विक्रम की और विक्रम रोक देता है बाइक, कहानी आधी छूट जाती है। अब एनसीईआरटी तुमसे पूछती है कि बताओ तुम क्या सोचते हो, क्या ये सही है कि पावर्स को सब कम्युनिटीज में बांट दिया जाए और टॉप मोस्ट पोस्ट में ये इंश्योर किया जाए कि सबकी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो और सबको एक एक पोस्ट दे दी जाए, ये सही किया लेबनान ने या फिर नहीं? खलील जो चाह रहा था कि मेजॉरिटी के बेसिस पे वोट इलेक्शन के बेसिस पे टॉप पोस्ट एक्वायर की जा सके, ये सही है या फिर ये सही है? तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुमको सोचना है। मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि तुम किस नजरिए से सोचो। पावर शेयरिंग का भी हम लोगों ने प्रॉपर यूज देख लिया है कि जो हमारा बेल्जियम था वहां पे पावर शेयरिंग हुई तो क्या हुआ, श्रीलंका में पावर शेयरिंग हुई नहीं हुई तुमको तो अब तक पता चल ही गया होगा, वहां पे क्या रिजल्ट आया। तो पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है। तो अब सोचो क्या करना चाहिए, मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन लेने चाहिए या माइनॉरिटी को साथ लेकर चलना चाहिए। यही था छोटा सा खलील डिलेमा। तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो, अपना आराम से एक एक पॉइंट देख लेना। कहानी तो हमारे जमाने में होती थी, हाय 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 क्या कहानी होती थी, आय हाय 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 क्या गाने होते थे। पूरी की नहीं और ना कुछ बात बताया, क्या है इसका मतलब? तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, प्लीज याद मत करना कि सिया सुन्नी मुस्लिम ये वो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, प्लीज मत करना। ये केस बेस्ड स्टडी के लिए बस आ सकता है, वरना ये नहीं आता है। यहां तक कि तुम्हारे टीचर इसको पढ़ाएंगे भी नहीं। मैंने सोचा कि पूरी एनसीईआरटी कवर करवा रहे हैं तो ये भी तुम लोग को पता हो कि ये क्या सीन है। यहां पर तुम लोगों को क्वेश्चंस दिखेंगे, पढ़कर खुद भी आंसर करने की कोशिश करना। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम? 59% पीपल लिव्ड इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक द डच लैंग्वेज। ये तो मुझे सही लग रहा है। इसके नीचे तो 30, 10, 1 है, तो भाई ए ऑप्शन नंबर सही होगा। 59% जो लोग थे वो डच बोलते थे और फ्लेमिश रीजन में रहते थे। याद है उल्टा, एफ साथ में नहीं रहेगा, एफ और डी साथ में रहेगा क्योंकि एफडी करवानी है इन्हें। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेल्जियम वाज अमेंडेड हाउ मेनी टाइम बिटवीन 1970 और 1993? ये अगर गलत दोगे तो चाचा गुस्सा हो जाएंगे। 4 टाइम, 4 टाइम यहाँ पर चाचा के जमाने में ये चेंज हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग फ्रॉम बेल्जियम्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कुड हैव मोस्ट लाइकली अवॉइडेड अ सिविल वॉर इन श्रीलंका दैट एंडेड इन 2009? 2009 में जो श्रीलंका में हुआ था सिविल वॉर, वो कैसे चेंज हो सकता था जो कि बेल्जियम ने किया था। बेल्जियम के एक्सपीरियंस को अगर हम लोग ध्यान में रखें, सो इसके 4 ऑप्शन है, तुम लोग पॉज करके
करके पढ़ सकते हो। राइट ऑप्शन में तुम लोग को बता देता हूं, जो कि ऑप्शन नंबर सी, रिवाइजिंग लॉज टू अकोमोडेट द एथनिक डिफरेंसेस ऑफ सिटीजन टू एंश्योर पीस। मतलब जो एथनिक डिफरेंसेस हैं उनके, उसको एक तरीके से एक्नॉलेज करना, उनकी जो जरूरत है उनको पूरे करने से ये जो सिविल वॉर है वो ना होता। अब सब्जेक्टिव जो हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उनको सुन के तुम्हें मजा आ जाएगी, क्योंकि जो हमने अभी पॉइंट वाइज पढ़ाई की है ना, उसी से भाई क्वेश्चन उठा के आ जाता है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे है भाई? खिचड़ी कैसे बनी हुई है, ऊपर नीचे कैसे है, क्यों? 59%, 40%, 1%, अभी तो सब लोग हम लोगों ने पढ़ा था। सो इसका आंसर तुम्हारे स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। जो हम लोगों ने पढ़ा है पॉइंट वाइज सेम वही है। अब बताओ और क्या चाहिए तुम्हें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, जो कि है हमारा, how did the Sri Lankan Tamils express their discontent after the majoritarianism measures were adopted by the Sri Lankan government in 1956? कैसे उन्होंने दिक्कत, अपना जो गुस्सा है वो कैसे दिखाया था। सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन आया, और इसके जो 3 पॉइंट है वही पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अभी, कि श्रीलंका में पार्टीज लॉन्च की गई, स्ट्रगल्स करे गए। दूसरा पॉइंट है इक्वल ऑटोनॉमी की बात करी गई, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई, अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई, और तीसरा सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो तमिल इलाम की डिमांड करते थे, और ये 1980s में किया गया था। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18+ सैंपल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट with 33+ revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers। हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 3 से लेके 5 नंबर के बीच में कहीं पर भी आ सकता है तुम्हारे लिए, कि बताओ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है। अब यार देखो, इस पे जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि है कि पावर शेयरिंग आखिर स्टैब्लिश कैसे हुआ। पहले तो पावर शेयरिंग नहीं होती थी, अब क्यों पावर शेयरिंग आ गई, तो चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो यार, पहले के टाइम पर जो हमारी जनता थी ना, वो सोचती थी कि भाई अगर पावर लोगों में बटेगी, जितने ज्यादा लोगों में बटेगी, डिसीजन लेने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा और उतना ही लेस इंपैक्टफुल डिसीजन लिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने एक जगह पे पावर रखनी शुरू कर दी, राजा रानी वाला सिस्टम आया, राजा बनने लगे, वही सारे डिसीजन लेने लग गए, उनके मिनिस्टर सारे डिसीजन लेने लग गए। लेकिन फिर हमें कॉन्सेप्ट मिलता है डेमोक्रेसी का, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का। हम लोग फिर समझते हैं कि भले ही डिसीजन लेने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी ही बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है अपने आप को खुद रूल करने का। अब पावर्स क्योंकि हम लोग किसी एक इंसान के पास नहीं रख रहे हैं, सबको बांटनी है हमें, तो उसे एक प्रॉपर चैनलाइज वे में बांटेंगे ना। ये थोड़ी ना पिज्जा की तरह बांट दिया कमरे में, जो है 10 लोगों को बांट दिया। उसको एक प्रॉपर वे बनाना पड़ेगा कि हमारी पावर जो पहले एक राजा की गद्दी के पास होती थी, अब वो पूरे देश में कैसे बटेगी, सब लोगों को कैसे मौका मिलेगा पावर शेयर करने का, पावर लेने का। तो उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है पावर शेयरिंग के फॉर्म्स का, कि भाई किस किस फॉर्म में हम लोग पावर शेयर करते हैं, हमारी जो पूरी पावर थी उसे हम कैसे बांटते हैं। तो उसका सबसे पहला जो हमारा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एक ऑर्गन नहीं है, पहले राजा की एक गद्दी होती थी, अब उस गद्दी को हम लोगों ने एक लेवल पर 3 गद्दी बैठा दी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब क्या है, इन तीनों के पास सेम लेवल ऑफ पावर है, ये तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, चेक एंड बैलेंस भी करते रहते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझो, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या क्या करते हैं पता है ना। जुडिशरी लॉज वगैरह देखती है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं ये देखती है। लेजिस्लेचर नए लॉज बनाती है, जुडिशरी के लिए ही लॉज बनाती है,
और एग्जीक्यूटिव ये देखती है कि जुडिशरी जो ऑर्डर दे रही है वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इन तीनों के अपने अपने काम डिसाइडेड है। अब ये तीनों ना एक दूसरे को भी देखते रहते हैं कि कहीं ये लोग गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। मान लो एक दिन एक कानून आ जाए कि भाई गाड़ी चलाओगे तो उसमें हेलमेट पहनना पड़ेगा। अब ये वाला कानून लेजिस्लेचर ने पास कर दिया और एग्जीक्यूटिव को कहा कि भाई अब जाओ तुम जो भी ऐसा इंसान है जो गाड़ी के अंदर हेलमेट नहीं लगा रहा उसका चालान काट दो। अब सोचो तुम बाइक पे स्कूटी पे भी बिना हेलमेट पहना है उसको घुमा देते हो, सोचो कार में भी अगर फुर्सत नहीं मिली, कार में भी पकड़ के चालान काट दिया गया तो अब क्या होगा। अब क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में है और पावर तीनों के बीच में इक्वली बांटी गई है, तो तुम जाओगे जुडिशरी के पास और कहोगे कि भैया तुम्हारे बगल में जो गद्दी है लेजिस्लेचर की उसने ये कैसा कानून बनाया है, जरा देखो तो, चेक करो, बैलेंस करो इसको। तो जुडिशरी देखेगी और जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के पास और कहेगी कि देखो मेरे पास जो किताब है उसमें तो भाई सेफ्टी मेजर्स काफी हैं, कार के लिए अलग सेफ्टी मेजर है, सीट बेल्ट पहनवा दो, ये वाला लॉ गलत है, रद्दी है, इस पर दोबारा विचार करो। और फिर से उस लॉ को लेजिस्लेचर को बोलेगी कि इसको वापस ऐसे अच्छे से इसको ठीक करके आओ, तुमने होमवर्क नहीं किया, गलत लाया तुमने। सो ऐसे ही हम लोगों को काफी एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं जब जुडिशरी ने लेजिस्लेचर को कहा है कि भाई सही करो, तुम गलत करो। फॉर एग्जाम्पल अभी ताजा ताजा गरम गरम एग्जाम्पल क्या आता है कि जो अभी हम लोगों को कावड़ यात्रा में हमारी यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो कावड़ यात्रा में जो शॉप्स हम लोगों को देखने को मिलती है उनमें ओनर के नाम डिस्प्ले होने चाहिए। तो जुडिशरी ने लेजिस्लेचर को फटकार लगाई और कहा कि नहीं ये वाला सही नहीं है, ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। तो वो लॉ वापस कर दिया गया, वो जो पॉलिसी थी, वो जो एक्शन करने के लिए लेजिस्लेचर ने कहा था उसको वापस कर दिया गया। इससे हम लोग को पता चलता है कि चेक एंड बैलेंस होता रहता है यहां पर, इसी वजह से इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। और तुमने एक बात नोटिस की, इसको डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहा गया। तुम्हारा हार्ट, लंग्स, किडनी तीनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, अगर तीनों में से एक भी ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो कंफ्यूज मत करना, ऑर्गन्स ये लोग एक ही लेवल पर होते हैं, इनकी पावर का लेवल एक ही होता है, इसी वजह से इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब वो लेटी हुई लाइन ना, तो एक लाइन पर तीनों हैं, इसी वजह से इनके पास सेम पावर्स है, इसी वजह से इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट तो है ही। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्म, समझ में आ गया। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में जो कि है वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग गवर्नमेंट को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं, 3 लेवल्स में बांट देते हैं। जो हमारी पावर थी उसे हम लोगों ने 3 लेवल्स में बांट दिया। पहला सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट, पावर बांट दी गई, सबसे ज्यादा पावर इनके पास है। इसके नीचे हम लोगों ने एक और गवर्नमेंट बना दी और थोड़ी कम पावर दी, जो कि है स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इसे प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और फिर अगर तुम लोग चाहो, तुम्हारी पॉपुलेशन ज्यादा है तुम्हारे देश की, तो तुम लोग तीसरा लेवल भी बना सकते हो, जो कि है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत सिस्टम। ये होना जरूरी नहीं है, काफी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। अब इस सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हम लोग अपनी गवर्नमेंट को 3 लेवल में बांट देते हैं। तो इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि ये हर कंट्री करे, बट जो कंट्री करती है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वो क्लियरली मेंशन कर देता है कि ये तीनों कहां कहां किस पावर के साथ में काम करेंगी, इनका काम क्या होगा, इन्हें पैसे कहां से मिलेंगे, और वो सारी चीजें जो इन तीनों को साथ में लेकर चलने के लिए, साथ में गवर्नमेंट रन करने के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें क्लियर कर देती है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनके बारे में, फेडरल सिस्टम के बारे में, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फेडरल पूरा इसी के बारे में। इसको एक और चीज भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कह रहे हैं, तो इसमें जो पावर है वो वर्टिकली डिवाइड हो रही है, तो इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके एग्जांपल में हमारा बेल्जियम अभी अभी देखा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। हमारा इंडिया, जिसमें हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और फिर स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलता है, और फिर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत सिस्टम देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। फेडरलिज्म में हम लोग इसको और अच्छे से देख रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब आते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे, जो कि है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे तुम लोगों ने बेल्जियम का केस देखा, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाकर अलग अलग सोशल ग्रुप्स को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उनकी आवाज उठाने का उन्हें मौका दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। ऐसे ही हम लोग हर कंट्री के बेसिस पर सोशल ग्रुप्स को आगे बढ़ने का मौका देते हैं।
हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं जो पीछे रह गए, जिन्हें डेवलपमेंट का मौका नहीं मिला, उनके लिए हम लोग हर इलेक्शन में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रखते हैं। विमेन्स के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व रखी जाती है कि यहां से बस विमेन कैंडिडेट ही इलेक्ट हो पाएंगी। बस बैकवर्ड क्लास के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिजर्व होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे बैकवर्ड क्लास का ही कोई जो कैंडिडेट है वो इलेक्ट हो पाएगा। इससे क्या होता है कि उन्हें मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। एज अ सोशल ग्रुप वो ऊपर आते हैं, एज अ सोशल ग्रुप हम उन्हें पावर देते हैं। सो ये होगा हमारा थर्ड पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फोर्थ पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब देखो डेमोक्रेसी में ना विरोध का स्कोप रहता है, डेमोक्रेसी में हम अपनी दिक्कतों को भी सुधार सकते हैं। तो अगर इन केस जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है वो कोई गलत डिसीजन लेती है तो हम गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। हमारे जो कंट्री है उसमें कई सारे ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का काम करते हैं जब भी कोई गवर्नमेंट गलत कानून बनाती है, गलत पॉलिसी लाती है। फॉर एग्जाम्पल हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने किसान आंदोलन देखा जिसमें किसानों ने मिलकर प्रेशर बनाया और गवर्नमेंट ने लॉ वापस ले लिया। ऐसे ही स्टूडेंट की आवाज उठाने के लिए एबीवीपी जैसे ग्रुप्स हमारे पास है, ट्रेडर्स की आवाज उठाने के लिए FICCI जैसे ग्रुप हमारे पास है, रिलीजियस इशू उठाने के लिए RSS जैसे ग्रुप्स हमारे पास है। तो ये सारे ग्रुप्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं। अब इनके पास प्रेशर बनाने की पावर किसने दी है, डेमोक्रेसी ने। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो जाएगा। अब बुक में तो तुम्हारे सिर्फ 4 पॉइंट्स दिए गए, मुझे लगता है कि जो फोर्थ पॉइंट है वो काफी लेंदी है, हम लोगों को उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी तो 5 पॉइंट लिखने रहते हैं। सो इससे तुम्हें याद करने में भी आसानी होगा और तुम्हें एग्जाम में लिखने में भी याद करने में आसानी होगा। अच्छा कि 5 पॉइंट ऐसे। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज से पावर शेयर करना, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी होती हैं उनके पास ना एक बहुत बड़ी पावर होती है। किस चीज की पावर होती है, सरकार बनाने की। पॉलिटिकल पार्टीज ही तो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, उनके पास भी पावर, पर कई बार इनको उतनी पावर नहीं मिल पाती है कि ये पूरी सरकार बना पाए। फॉर एग्जांपल अगर उनको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजॉरिटी नहीं बन पाई तो उन्हें कोलिजन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। अब कोलिजन गवर्नमेंट क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो मेजॉरिटी है 70 सीट की, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 70% जो 70 सीट्स है वो आनी चाहिए, और उस इलेक्शन में किसी भी पार्टी को 70 सीट नहीं मिली। मान लो टॉप 2 मेजर पार्टीज थी, उनको 40 मिल गई और एक को 50 मिल गई। अब क्या होगा भैया, सरकार कौन बनाएगा, मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है। तो यहां पर 2 पार्टीज कोलाइड करेंगी और बनाएंगी कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जब 2 पार्टीज मिलकर अपने सीट्स को एक साथ लाकर फॉर्म करती हैं एक ग्रुप, एक अलायंस, उसे हम लोग कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। अब यहां पर एक वर्ड है अलायंस और एक वर्ड है कोलिजन गवर्नमेंट। सो जब 2 पार्टी मिलती है तो उसे अलायंस कहते हैं, और जब 2 पार्टी मिलकर सरकार बना रही होती है तो हम लोग उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, बस 2 पार्टी नॉर्मल मिल गई तो वो अलायंस हो गया। जैसे इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस में तुम लोग देखे थे काफी पार्टी इस देश की मिली थी और उन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया था। ऐसे ही NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये भी एक अलायंस है जहां पर बीजेपी और बाकी सारी छोटी मोटी रीजनल पार्टीज मिलकर एक अलायंस फॉर्म करती हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, और जब वो लोग जीतती हैं तो कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होता है। कोलिजन गवर्नमेंट मतलब पार्टीज मिलकर एक साथ सरकार बना रही हैं। इस बार के 2024 के इलेक्शंस में क्या हुआ, हम लोगों को बीजेपी लेड NDA गवर्नमेंट देखने को मिली। बीजेपी को टोटल मेजॉरिटी नहीं मिल पाई और NDA की प्रॉपर सरकार बनती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। ऐसा 1998 और 99 में भी हो रखा है। अभी के टाइम पर इंडिया अलायंस थी, बट 2004 और 9 में UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यहां पर जो कांग्रेस जिसे लीड करती थी वो थी, और 2004 और 2009 में UPA ने सरकार बनाई थी देश में। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, पावर शेयर हुई, मजा आया। एक पॉलिटिकल पार्टी जहां सरकार बना रही थी वहां अब 2 पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई, तो जो सरकार की टोटल पावर थी अब वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी में बट गई। अब कई बार क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, कई बार सरकार रन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कोलिजन गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है द ग्रेट जर्मन कोलिजन गवर्नमेंट, जो तुम्हारे NCERT में एक प्रॉपर
इमेज है और उसमें एक कार्टून है जिसमें हम लोगों को एक गाड़ी में 2 स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। इसमें क्या हुआ था, देखो जर्मनी में भी सेम हुआ था कि किसी भी जो पार्टी थी, जो मेजर पार्टीज थी, उनको प्रॉपर फुल बहुमत नहीं मिल पाई थी, मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से 2 बड़ी पार्टी, मेजर पार्टीज ने मिलकर वहां पर सरकार बनाया था। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों बड़ी पार्टीज थी और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब जाहिर सी बात है इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, अलग अलग इश्यूज पे इनके अलग अलग टेक्स थे। इसी वजह से वो ऐसा लग रहा था कि भाई एक गाड़ी में 2 स्टीयरिंग्स है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार तो चलानी थी, पावर को तो होल्ड करना ही था। तो इन्होंने क्या किया, पावर को शेयर करके एक गवर्नमेंट बनाई और कोलिजन गवर्नमेंट बनाकर इन्होंने सरकार चलाई। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा अपने कोलिजन गवर्नमेंट का। अब ये तो हम लोगों ने कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में देखा कि हाँ, अगर पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। लेकिन कुछ टाइम में क्या हो जाता है कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है वही रूल करने लग जाती है, उसको बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है। जैसे रशिया में हुआ, रशिया में जो हमारे प्रेसिडेंट पुतिन है रशिया के, उनको बहुत सारी बेनिफिट मिल गई क्योंकि वो मेजॉरिटी के साथ आते थे और एक लॉ पास किया गया जिससे प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर मिल गई। तो इस इमेज में देखो, पुतिन और बुश के पास ही सारी पावर है जबकि बस वो प्रेसिडेंट है। तो कई बार क्या होता है, डेमोक्रेसी में टॉप लीडर्स के पास सारी पावर कॉन्सेंट्रेट होकर चली जाती है उनके हाथों में। चलो आओ अब क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। यहां पर तुम लोगों को क्वेश्चंस दिखेंगे, पढ़कर खुद भी आंसर करने की कोशिश करना। तो चलो एक लंबा सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे देख के तुम लोग डर जाते हो। सो हमारा क्वेश्चन है, in an Indian state, communities X and Y have been engaged in a long-standing conflict. X and Y long-standing conflict, बहुत देर से conflict चल रहा है इनके बीच में over issues of coexistence. एक दूसरे के साथ exist करने पे इनको दिक्कत हो रही है और resource sharing में इनको दिक्कत हो रही है। The tension have intensified, जो tension है इनके बीच में, जो गुस्सा है वो बढ़ चुका है। लीडिंग टू अ डिमांड फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। इससे अब इसका रिजल्ट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हम लोगों से पूछा है। व्हाट इज द बेस्ट रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट? तो इसके ए बी सी डी ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इस्टेब्लिशिंग अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वेयर बोथ कम्युनिटीज हैव अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। एक ऐसा एनवायरमेंट सेटअप करो जहां पर दोनों कम्युनिटीज के पास में डिसीजन मेकिंग के लिए पावर्स हो। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऐसा करो कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना रहें। इसके बाद आओ देख लेते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का। सो हम लोग को लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में हम लोग को पावर शेयरिंग के कई फॉर्म्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में हम लोग को उनके नाम दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं कि बना पाते हो कि नहीं। पहला, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको क्या कहते हैं? अरे भैया यार याद तो नहीं आ रहा मुझे। कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं? कोई बात नहीं, मैच द फॉलोइंग है, नेक्स्ट में पता चलेगा। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, ये वाला मुझे याद है, लेवल सबके निकलेंगे वही जो कोलिजन। क्या यार, इसका आंसर होगा फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में जब हम लोग पावर शेयर कहते हैं तो कौन सी गवर्नमेंट बनती है? बेल्जियम, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसके बाद पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, तो इसमें क्या होगी? अपनी गड्डी, कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, सो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 का ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग उसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, पावर सेपरेट कर दी ना एक लेवल में। ग्रेट। सो फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो उसको तुम ऐसे लिख पाओगे। मेजर 1 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारे इसी जो टेबल है उसी से बन जाएंगे। अब आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे तुम लोग डरते रहते हो ना। तो ये जो हमारी डबल गड्डी वाली जो सरकार थी जिसमें डबल स्टीयरिंग थी, उसका क्या हमारा क्वेश्चन है? द गिवन इलस्ट्रेशन इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कौन से फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की पावर जो दिक्कत है वो दिखा रहा है? तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म या फिर कोलिजन फॉर्म? तो उसका आंसर होगा सी, कोलिजन फॉर्म, क्योंकि 2 पार्टीज की अलग अलग व्यूज होती हैं। जब वो लोग कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं तो उन्हें फोर्सफुली एक डायरेक्शन में चलना पड़ता है जबकि उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। इसके बाद हम लोग एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें अपने बुश और पुतिन चाचा हैं। इसमें हम लोगों को पूछा गया है कि बताओ ये क्या दिखा रही है? तो पावर इज एक्चुअली ग्रिप्ड बाय द टॉप लीडर्स इन डेमोक्रेसी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसी के साथ हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस थे वो एमसीक्यू वाले देख लिए। अब चलो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफन रेफर टू अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस? ये सीबीएसई 2017 में आ चुका है तुम्हारा क्वेश्चन, प्रीवाईक्यू है और काफी इंपॉर्टेंट है। सो क्यों है ये? पहला पॉइंट, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये सेम लेवल पे होते हैं,
सेम गद्दी वाले एग्जांपल से तुम लोग समझ ही गए होगे। सेकंड पॉइंट, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर एज ईच वर्क एक्सक्लूसिवली बट कनेक्ट्स टुगेदर फॉर कंसिक्वेंट एक्शन। मतलब कि ये जो अलग अलग काम करते हैं बट एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम हमारे एग्जीक्यूटिव का होता है, वैसे ही सारा जो हमारा जुडिशरी कहता है वो एग्जीक्यूशन होती है एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और इसी के साथ हम लोग का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके साथ में जो इसका बड़ा फादर क्वेश्चन ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का, वो भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। तो उसमें क्या करना है, तुम्हें ये 5 पॉइंट लिख देने हैं। हम लोगों ने कीवर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तुम लोग को पता है, और ये 5 का आंसर लिख दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, फुल नंबर मिल जाएंगे। इसी के साथ मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने पूरा चैप्टर अच्छे से देखा, सारे क्वेश्चंस देखे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कर लिए हैं। जो भी हेडिंग्स तुम्हें आई, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, उसको याद रखना, क्योंकि हूबहू यही तुम्हें अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम के टाइम पर। ऐसे ही पूरा सोशल साइंस कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वगैरह दबा लो जो तो करते हो, शेयर कर दो वीडियो भाई, ग्रुप्स में फैला दो अपने, और मिलते हैं नेक्स्ट सोशल साइंस के वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को पढ़ ले ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां से तुम लोगों को नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो जाना जा पढ़ ले।